आज हम जिस चीज पर बात करने वाले हैं वो कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल एक अनुभव है। ये हमें रोहन वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने भेजा है और ये उनकी और उनकी पत्नी की कहानी है। और ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं लगती। नहीं, ये इस बारे में है कि कैसे कोई जानी पहचानी, मतलब एकदम सुरक्षित लगने वाली चीज, जैसे अपने ही पार्टनर की आवाज, वही डर का सबसे बड़ा जरिया बन सकती है। ये सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल। रोहन के नोट्स 2021 से शुरू होते हैं। उनकी और पुष्पा की नई नई शादी हुई थी और वे देहरादून में राजपुर रोड के पास एक पुराने घर में शिफ्ट हुए। अच्छा। और उनके नोट्स की पहली लाइन ही मतलब बहुत कुछ कह देती है। वो घर खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती में कुछ गलत था। तो चलिए रोहन के इस अनुभव की एक एक परत खोलते हैं और समझते हैं कि उस घर में असल में चल क्या रहा था। चलिए शुरू करते हैं। तो रोहन लिखते हैं कि ये घर 1960 के दशक का बना हुआ था। काफी पुराना। हाँ, ऊंची लकड़ी की छतें, पुराने लकड़ी के फर्श जिनसे चलने पर वो चुरमराहट की आवाज आती है ना। मैं सोच सकता हूँ। और एक लंबा अंधेरा सा गलियारा था जो घर के बीच से गुजरता था। और सबसे अजीब बात ये थी कि किराया उम्मीद से बहुत कम था, है ना? हाँ, बहुत कम। और मकान मालिक भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में इसे देने के लिए। ये तो अपने आप में क्लासिक रेड फ्लैग है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात रोहन का पहला इंप्रेशन है। पुष्पा को तो घर बहुत पसंद आया, लेकिन रोहन को उसे अंदर कदम रखते ही एक भारीपन सा महसूस हुआ। हाँ, उसने लिखा है ऐसा लगा जैसे घर ने अपनी सांस रोक रखी हो। लेकिन नई नई शादी थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत, तो उसने इस एहसास को मतलब ज्यादा तवज्जो नहीं दी। और ये स्वाभाविक भी है। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हमारा दिमाग उस अपरिचित माहौल पर, पुरानी गंध पर, कम रोशनी पर वो रिएक्ट करता है। सही है। कभी कभी पुराने घरों में इंफ्रासाउंड जैसी चीजें भी होती हैं, मतलब कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें जो पुराने पाइप या हवा से पैदा होती हैं और हमें बेचैन करती हैं। लेकिन यहाँ बात कुछ और थी। हाँ, यहाँ कहानी जिस तरह आगे बढ़ी ये साफ है कि ये सिर्फ दिमाग का खेल नहीं था। ये एहसास एक आने वाली बड़ी घटना का संकेत था। और वो घटना बहुत जल्दी हुई, पहली ही रात। हाँ, रोहन के नोट्स के मुताबिक रात के लगभग 1:40 बजे उसकी नींद खुली। उसने देखा कि पुष्पा बिस्तर से उठ रही है, तो उसने नींद में ही पूछा, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? और पुष्पा का जवाब ही इस पूरी कहानी का शुरुआती बिंदु है। बिल्कुल। पुष्पा ने नींद भरी आवाज में जवाब दिया, तुम मुझे रसोई से बुला रहे हो ना, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। ओह। रोहन लिखते हैं कि ये सुनते ही उनकी नींद उड़ गई। उसने पुष्पा से कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, मैं तो यही तुम्हारे साथ सो रहा था। और पुष्पा का क्या रिएक्शन था? वो भी हैरान हो गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने रोहन की ही आवाज सुनी है, बिल्कुल साफ साफ। पुष्पा, इधर आओ। देखिए, यहाँ एक दिलचस्प पैटर्न उभर रहा है। ये सिर्फ कोई अनजानी आवाज नहीं है, ये एक जानी पहचानी आवाज की नकल है। हाँ। पैरानॉर्मल थ्योरी में इसे महज एक रेजिडुअल हॉन्टिंग से ज्यादा एक इंटेलिजेंट हॉन्टिंग का संकेत माना जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब रेजिडुअल का मतलब है कि कोई घटना बस एक टेप रिकॉर्डर की तरह बार बार प्ले हो रही है, लेकिन इंटेलिजेंट का मतलब है कि वो शक्ति या ऊर्जा घर में मौजूद लोगों से इंटरैक्ट कर रही है, उनकी पहचान का इस्तेमाल कर रही है। और ये इंटरैक्शन सिर्फ आवाज तक नहीं रुका। रोहन लिखते हैं कि जब वे दोनों उठकर रसोई की तरफ गए तो वो अंधेरा गलियारा उन्हें पहले से ज्यादा ठंडा महसूस हुआ। हाँ। और रसोई का दरवाजा, जिसे वे हमेशा बंद करके सोते थे, हाँ, वो थोड़ा खुला हुआ था। और एक और चीज थी, है ना, एक गंध। हाँ, एक बहुत ही हल्की सी जली हुई लकड़ी की गंध। घर में ऐसा कुछ था ही नहीं जिससे ये गंध आए। अब देखिए, डर कैसे परत दर परत बनाया जा रहा है। आवाज को आप वहम कहकर खारिज कर सकते हैं। हाँ, शायद। लेकिन खुला दरवाजा और एक खास गंध, ये भौतिक सबूत हैं। ये उस अनुभव को आपके दिमाग के दायरे से निकालकर असल दुनिया में ले आता है। और ये गंध, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सुराग है। और अगली रात ये चीज और भी भयानक हो गई। कैसे? पुष्पा ने रोहन को फिर से झकझोर कर जगाया। उसकी आवाज में मतलब दहशत थी। रोहन, वो मुझे फिर बुला रहा है। दोबारा? हाँ। पहले तो रोहन को लगा कि शायद पुष्पा कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन फिर पुष्पा ने एक ऐसी बात कही जो उसके रोंगटे खड़े कर गए। क्या कहा उसने? पुष्पा ने कांपती हुई आवाज में कहा, वो जो तुम्हारी तरह दिखता है। हो, ये एक बहुत बड़ा मोड़ है, ये गेम चेंजर है। हाँ। अब तक आवाज सिर्फ रोहन की थी, पर अब एक
एक हमशक्ल या डॉपलगैंगर का एलिमेंट आ गया है। यह सिर्फ आवाज की नकल नहीं बल्कि पहचान चुराने की कोशिश है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह कहीं ज्यादा डरावना है। बिल्कुल, इस बार आवाज गलियारे से आई थी और रोहन के मुताबिक जली हुई लकड़ी की गंध पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। तीसरी रात उन्होंने जागते रहने का फैसला किया। लाइट्स ऑन रखी। रात के लगभग 2:15 बजे उन्हें रसोई की तरफ से अपने बेडरूम की ओर आते हुए धीमे घिसटते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। कदमों की आवाज। तो अब अनुभव में 3 चीजें शामिल हो गई हैं: आवाज, गंध और चलने की आहट। रोहन ने हिम्मत करके दरवाजे को जरा सा खोला और वो वहीं जम गया। उसने क्या देखा? गलियारे के दूसरे शोर पर रसोई के पास अंधेरे में एक साया खड़ा था, रोहन के ही कद और बनावट का। क्या रोहन ने अपने नोट्स में ये बताया है कि साया से उसका क्या मतलब था? क्या वो पारदर्शी था या बस एक अंधेरा धब्बा? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। उसने लिखा है कि वो ठोस था, लेकिन उसके कोई फीचर्स नहीं थे, बस एक सिलुएट। और सबसे अजीब बात, वो कोई परछाई नहीं डाल रहा था, जबकि गलियारे में थोड़ी रोशनी थी। ये बहुत जरूरी डिटेल है। मतलब ये सिर्फ रोशनी का खेल नहीं था, ये एक स्वतंत्र इकाई थी। हाँ, और जैसे ही रोहन ने पलक झपकाई वो गायब हो गया। यहाँ डर का विकास साफ दिख रहा है। पहले सिर्फ आवाज, फिर आवाज के साथ गंध, फिर आवाज, गंध और आहट, और अब एक विजुअल कंफर्मेशन। ये एक क्रमिक हमला है जो धीरे धीरे उनकी हिम्मत तोड़ रहा है। अगली सुबह पुष्पा पूरी तरह टूट चुकी थी। जाहिर है। रोते हुए उसने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उसने रोहन से कहा, वो मुझे नहीं बुला रहा है, वो तुम्हें बुला रहा है। क्या मतलब? और वो तुम्हारी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैं उसके पास चली जाऊं। ये तो बहुत ही परेशान करने वाला विचार है। मतलब वो पुष्पा को एक जरिया बना रहा था रोहन तक पहुंचने के लिए। हाँ, ये पूरी डायनामिक्स को ही बदल देता है। अब पुष्पा सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो एक चारा है। इसी विचार से हिलकर रोहन सीधा मकान मालिक के पास गया, उससे भिड़ गया। और पहले तो वो टालमटोल करता रहा, लेकिन जब रोहन ने घर छोड़ने की धमकी दी तो उसने सच उगल दिया। और सच क्या था? मकान मालिक ने बताया कि 2019 में देव नाम का एक नया शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी के साथ वहां रहता था। अच्छा। एक रात रसोई में गैस लीक होने से आग लग गई और देव की जलकर मौत हो गई। ओ, बहुत दुखद है। उसकी पत्नी उस रात घर पर नहीं थी, इसलिए वो बच गई, लेकिन देव वो कभी उस घर को छोड़कर नहीं गया। तो अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जली हुई लकड़ी की गंध, रसोई से आता जुड़ाव, एक पति का अपनी पत्नी को पुकारना, ये सब उस दुखद घटना की ओर इशारा कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ हमें पोस्ट हॉक रैशनलाइजेशन से भी सावधान रहना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कभी-कभी जब हमें कोई कहानी पता चलती है तो हमारा दिमाग पिछली घटनाओं को उस कहानी में फिट करने लगता है। क्या ये संभव है कि रोहन और पुष्पा को ये कहानी पता चलने के बाद उनके दिमाग ने जली हुई लकड़ी की गंध जैसी चीजों को इस कहानी से जोड़ लिया हो? ये भी एक संभावना है। हाँ, ये एक संभावना है। हालांकि जो उन्होंने आखिरी रात देखा वो इस संदेह को लगभग खत्म कर देता है। हाँ, क्योंकि ये सब जानने के बाद उन्होंने फौरन घर छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्हें अपना सामान पैक करने के लिए एक आखिरी रात वहाँ गुजारनी पड़ी। और वही रात सबसे भयानक थी। हाँ, आखिरी रात, जब पता है कि कुछ गलत है लेकिन आप वहां से निकल नहीं सकते। मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। रोहन लिखते हैं कि उनका सारा सामान पैक था, सुबह उन्हें निकलना था। रात के लगभग 3:05 पर उन्होंने अपने बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर, हाँ ठीक बाहर, किसी के बहुत धीमी लयबद्ध सांस लेने की आवाज सुनी। ये तो सीधे सीधे पर्सनल स्पेस का उल्लंघन है। अब डर सिर्फ घर में नहीं बल्कि उनके सबसे सुरक्षित कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया है। रोहन ने हिम्मत जुटाई, एक बेड लैंप उठाया और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। और गलियारा खाली था, लेकिन रसोई की लाइट जल रही थी जिसे उन्होंने सोने से पहले बंद किया था। वे धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ने लगे। आधे रास्ते में ही पुष्पा जम गई और रोहन के पीछे देखने लगी। रोहन धीरे धीरे पलटा और उसने क्या देखा? रसोई के अंदर कोई खड़ा था, एक लंबा काला पड़ा जला हुआ साया, दीवार की ओर मुंह करके। ओह गॉड! पुष्पा चिल्लाई, रोहन वही है। और फिर वो पल आया जिसे रोहन अपनी जिंदगी का सबसे डरावना पल बताते हैं। उस साये ने बिना अपना शरीर हिलाए
अपना सिर धीरे धीरे 180 डिग्री घुमाया नहीं, और रोहन की आवाज में कहा, पुष्पा। यह दिल दहला देने वाला है। 180 डिग्री का सिर घुमाना, यह वो क्षण है जब वो चीज इंसान होने का हर दिखावा छोड़ देती है। यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। यह एक जानबूझकर किया गया आतंक का प्रदर्शन है। रोहन लिखते हैं कि वे दोनों भागे, सब कुछ वहीं छोड़कर, और तब तक नहीं रुके जब तक वे मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गए। मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। वे फिर कभी उस घर में वापस नहीं गए, अपना सामान लेने भी नहीं। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? जैसा कि रोहन ने अपने नोट्स के अंत में लिखा है, वह कोई बदला लेने वाला भूत नहीं था। वह एक पति था जो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, और जब उसने पुष्पा को देखा तो उसे लगा कि वह उसी की पत्नी है। ये एक मानवीय और दुखद व्याख्या है। हाँ, ये कहानी हमें शोक, सदमे और किसी स्थान पर ऊर्जा के बने रहने के बारे में बताती है। देव की आत्मा शायद बुरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसे इमोशनल लूप में फंस गई थी जहां वो अपनी पत्नी को खोज रही थी, अपने सबसे दर्दनाक पल को बार बार जी रही थी। और रोहन की आवाज का इस्तेमाल करना, वो शायद उसका संवाद करने का एकमात्र तरीका था, उस घर में मौजूद पुरुष की नकल करके, अपनी खोई हुई पहचान को फिर से पाने की कोशिश करके। और सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उस घर को छोड़ने के बाद भी ये अनुभव उनके साथ बना रहा। रोहन बताते हैं कि पुष्पा को आज भी कभी-कभी रातों में रसोई से रोहन की आवाज सुनाई देती है। वो सदमा उनके साथ उस घर से बाहर भी आ गया। हाँ, वो डर अब उनकी यादों का हिस्सा बन चुका है। ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। रोहन का मानना है कि वो देव की एक भ्रमित आत्मा थी जो अपनी पत्नी को खोज रही थी। लेकिन कहानी की शुरुआत में रोहन ने एक और बात कही थी, कुछ घर नए लोगों को स्वीकार नहीं करते, वे अपने पुराने निवासियों को वापस लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मुझे याद है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सिर्फ देव की आत्मा थी, या वो घर खुद एक शक्ति था, एक जीनियस लोकाय, यानी किसी स्थान की अपनी आत्मा? क्या वो घर देव के सदमे और उसकी याद का इस्तेमाल करके अपने पुराने निवासियों के जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा था? क्या होता है जब कोई जगह अपने इतिहास को जाने नहीं देना चाहती? ये विचार सिर्फ एक आत्मा से कहीं ज्यादा गहरा और परेशान करने वाला है।